हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज इस टॉपिक को 1.5 से 2 घंटे के अंदर हमें कंप्लीट स्टडी कर जाना है। ठीक ना, क्योंकि आज अपन को भी एक कीड़ा काटेला है कि अपने को अब वन शॉट बनाने का है। तो स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, और भी सारे शॉर्ट्स में बनाऊंगा, तो थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करना। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक ना, तो चलो आते हैं चैप्टर पे। ठीक ना, हमें क्या स्टडी करनी है आज? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, अब देखो, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है, उसका नाम है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। तो देखो, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक ना, तो इसमें लिख लो, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक ना, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखो, जैसे ये लूप हो गई, ठीक, तो इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी। जरूरी नहीं इधर ही हो, आप चाहो तो नीचे भी ले सकते हो एरिया वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन करे ऐसा सरफेस है तो इधर मान लो, इधर चाहे तो इधर मान लो। ठीक ना, लेकिन मानना परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ऐसे नहीं टेढ़ा मेढ़ा मान लेना कि कैसे भी तो कहा था सर आपने। ठीक ना, उसे हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही मानना है। ठीक ना, यहां जैसे मैंने सरफेस के परपेंडिकुलर लिया है। अब देखो, इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो सेकंड पॉइंट हमारा आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी हम बेसिक सी डेफिनेशन हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन सरफेस एरिया, थ्रू अ सरफेस एरिया। ठीक ना, ये होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बेसिक डेफिनेशन है। अब रियल में देखो क्या होती है, फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू बी डॉट ए, बी मैग्नेटिक फील्ड एंड ए एरिया वेक्टर। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक ना, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब देखो, जैसे मान के चलो कि ये सरफेस है हमारे पास, ठीक ना, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। क्लियर? अब देखो, इसकी एरिया वेक्टर तो इधर होगी और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एंगल होगी हमारी थीटा। तो मैं इस डॉट प्रोडक्ट को खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक ना, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आती है, ये तो हम 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक ना, अब देखो, ए जो है, ये उतना ही एरिया लेना है जितने में मैग्नेटिक फील्ड है लूप के अंदर। बाहर कितने में भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंदर कितने में है उससे हमें मतलब है। अंदर जितने में हो, जितने में मैग्नेटिक फील्ड होगी सिर्फ उतना ही एरिया लेंगे यहां पे, बाहर कितने में भी हो हमें नहीं मतलब। ठीक ना, तो ए इज द एरिया इनसाइड द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। A is the area, inside the loop where magnetic field is present। ठीक ना, और यहां पे जो थीटा है, थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का ही तो एंगल है। अब देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारी, ये है स्केलर क्वांटिटी। ठीक ना, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और इसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई
यूनिट वो है वेबर। क्लियर? तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की स्टडी, ठीक ना। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक, ये क्लियर? अब देखो, अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं उसे देख लेते हैं। ठीक, अब देखो, हमने एक स्क्वायर लूप मान लिया। हमने क्या माना? स्क्वायर लूप। और स्क्वायर लूप की जो साइड है वो मैंने मान ली 10 सेंटीमीटर, और वो प्लेस्ड है एक मैग्नेटिक फील्ड पे, एक मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है 5 टकला। ठीक ना? अब मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और लूप ये ऐसे रखी हुई है, स्क्वायर लूप। ठीक ना? ये स्क्वायर लूप ऐसे रखी हुई है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? हमें मैग्नेटिक फील्ड एंड लूप के बीच का एंगल गिवन होता है। जैसे यहां पे है, क्वेश्चन कहेगा कि स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर is placed in a magnetic field of 5 Tesla at an angle of 30 degree with the magnetic field। तो लूप कितने एंगल पे प्लेस्ड है? एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ना? तो इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि थीटा की जगह ना ये 30 रख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ठीक ना? अरे थीटा मैग्नेटिक फील्ड और लूप के बीच का एंगल थोड़ा ही ना है। थीटा किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इसकी एरिया वेक्टर किधर होगी? तो इसकी एरिया वेक्टर होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये लो, ड्रॉ करो एरिया वेक्टर, ये लो। ठीक ना? ये होगी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये 90, ये 30, तो ये एंगल कितनी हो जाएगी? 90 माइनस 30 बोले तो 60। तो यहाँ पे थीटा कितनी आएगी? 60 डिग्री। ठीक ना? तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी? फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक ना? फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी कितनी? 5 टकला, इंटू एरिया कितनी हो जाएगी? इसे मीटर में रखना है तो 0.1 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर 0.01 इंटू कॉस 60। कॉस 60 बोले तो 1/2, तो ये कितना आ जाएगा? फाई इक्वल टू 2.5 इंटू 0.01 है, तो मतलब इंटू 10 की पावर -2 वेबर। ठीक ना? तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रही होगी इस लूप से। क्लियर? अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या कर, मतलब इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें अगर वो ऐसा कह दे कि लूप इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे केस में थीटा इक्वल टू 90 होती है। कहीं 0 पुट कर दो, तो थीटा इक्वल टू 90 हमें पुट करना है। वो कह रहा है लूप इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप हो गई, तो लूप की एरिया वेक्टर तो इधर आएगी ना, और थीटा 90, और थीटा 90 तो कॉस 90 0, तो फ्लक्स भी कितनी? 0। और जब वो कहे लूप इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस टाइम में थीटा इक्वल टू 0 लेना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर और लूप हो गई ऐसे, तो इसकी एरिया वेक्टर भी इधर। क्या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है? तो थीटा इक्वल टू 0। तो इस न्यूमेरिकल में आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर वो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लूप देता है तो उसे 90 में से माइनस करके तभी रखना है आपको। ठीक ना? अगर वो 30 दे रहा है तो 60 रखो, 60 दे रखा है तो 30 रखो। ठीक ना? और 45 दे रखा है तो फिर क्या ही कहना है, 45 ही रखो। ठीक ना? लेकिन जब वो कह दे लूप इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगी, और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड के है तो थीटा इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर? ठीक ना? तो ये तो हमने थीटा की कहानी पढ़ ली। अगर वो न्यूमेरिकल में ये डायरेक्ट ही कहते कि थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज दिस, ठीक ना, वो कहते लूप के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की एंगल इतनी है, तो उतनी ही रख देंगे। ठीक ना? तो 90 से माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है उस केस में। जरूरत कब है? जब लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल गिवन हो, और ये पैरेलल और परपेंडिकुलर हो, वो तो मैंने बता ही दिया। क्या ये बात क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं एरिया वाले कॉन्सेप्ट पे। थीटा की तो बात हमने कर ली, अब एरिया वाले में क्या करना है। तो जैसे मान के चलो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें दी गई है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस 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 क्रॉस
क्रॉस क्रॉस क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। इसमें एक लूप है, इसमें एक लूप है जो आधी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और आधी बाहर। इसकी रेडियस हो गई आर, ऐसा मान लेते हैं, ठीक ना। और मैग्नेटिक फील्ड है बी। हमसे पूछा गया कि इस लूप से फ्लक्स कितनी पास करेगी, इस लूप से फ्लक्स कितनी पास करेगी। तो हम क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा में ए इज द एरिया इनसाइड द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। तो जितने में मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही लेना है। तो सिर्फ हाफ पोर्शन में ही तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो सिर्फ आधा ही एरिया लेंगे, ठीक ना। तो फाई इक्वल टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2 और इंटू कॉस 0। आप चाहो तो कॉस 180 रख लो, ठीक ना। अब इस लूप की एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो लूप की एरिया वेक्टर अंदर मान लो, या आपकी मर्जी हो तो बाहर मान लो, तो थीटा 180 रख दूंगा, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर और ये बाहर, ठीक ना, क्लियर। तो मैं थीटा 0 रखता हूं, ठीक ना। मैग्नेट्यूड पे थोड़ा ही ना कोई फर्क पड़ रहा है, साइन में फर्क पड़ जाएगा, ठीक ना। तो फ्लक्स कितना आ गया हमारा, फ्लक्स आ गया हमारा बी पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो ऐसी अगर एक दो और इलेस्ट्रेशन अगर हम देख ले, मान के चलो कि एक सर्कुलर लूप दे दिया, ठीक ना, और इस सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो है बी, और इस सर्कुलर लूप में एक स्क्वायर पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ स्क्वायर पोर्शन में, और उस स्क्वायर की जो साइड है, स्क्वायर की जो साइड है वो है स्मॉल ए, ठीक ना। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेट्यूड है वो है बी। आपसे पूछा जाए कि सर्कुलर लूप से फ्लक्स कितना पास होगा, ठीक ना। तो फाई इक्वल टू बी ए में एरिया तो वही लोगे ना जितने में फ्लक्स है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस स्क्वायर पोर्शन में है और उसकी साइड कितनी है ए, तो एरिया कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर, तो फ्लक्स कितनी बी ए स्क्वायर, क्लियर। बाहर कितने में भी हो उससे कोई मतलब नहीं, यहां बाहर वाले को लिया क्या हमने, नहीं लिया, ठीक ना। तो लूप के अंदर पूरे में है तो पूरी एरिया ले लो, और अगर आधे में है तो आधा ही लोगे, और जितने में है अगर एरिया के बने तो उतना ही लोगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक न्यूमेरिकल बनता है आगे जाके, उसमें रॉड को स्लाइड किया जाता है x इक्वल टू बी से 2b, मतलब 0 से b, b से 2b, तो b तक ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। उसके जब वो क्वेश्चन आया था ना बोर्ड में, तो बच्चे आगे एकदम से आगे कि सर आपने ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं था, ये कहां से आ गया, B2B एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लेकिन जब उन्हें समझाओ ये सब चीजें तो वो समझते नहीं है उस टाइम में। तो इसलिए ध्यान रखना कि एरिया उतना ही लेना है जितने में मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि बी के बाद जैसी रॉड आगे स्लाइड करती तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ बी तक ही है, तो एरिया उतना ही रहता जितना पहले था। अब वो कांस्टेंट हो जाएगी फ्लक्स, अब रॉड को आगे खींचते जाओ। अब इसमें मैं अगर कितनी भी इसकी रेडियस बढ़ा दूं फ्लक्स थोड़ा ही ना बढ़ेगी, क्योंकि इतने में ही तो मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है कि इसकी एरिया उठा मतलब इसकी रेडियस उठा के 2 भी कर दो, बताओ फ्लक्स तो यही रहेगी, 3 भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना ही तो एरिया लेना है जितने में मैग्नेटिक फील्ड है। तो चलो अभी तक मैंने जो भी रायता फैलाया उसे मिटा लेता हूं, ठीक। थोड़ा वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। चलो अब हम मतलब इसके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, ठीक। अब देखो फैराडे के साथ क्या हुआ कि हमने मैग्नेटिज्म में ऑक्सटेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना। तो ऑक्सटेड एक्सपेरिमेंट में क्या कहता है, ऑक्सटेड ने क्या कहा था कि जब भी किसी वायर से करंट पास करेगी तो उसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा उसके अराउंड, सॉरी उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। मतलब करंट पास करेगी किसी कंडक्टर से तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अब इसके दिमाग में उसी के कीड़े ने काट लिया, इसने उल्टा समझा, इसने कहा कि मैं इसका उल्टा करूंगा भाई। उसने कहा करंट से मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इसने क्या सोचा
कि मैं मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाऊंगा। साइंटिस्ट लोगों को तो छोटा मोटा कीड़ा काटता ही रहता था कुछ ना कुछ नया करने का, तो ऐसा ही कुछ कर दिया। तो अब देखो उसने क्या करा, एक लूप बनाया। ठीक, लूप में एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ लिया और एक मैग्नेट लेके पागलों की तरह इसके आगे पीछे ना घुमाता रहता था, घुमाता रहता था। ठीक ना, कि वो लोग तो कुछ भी कर सकते थे उस जमाने में, अपन लोगों को तो पढ़ना है ना, उनके पास टाइम ही टाइम हुआ करता था। तो उसने क्या करा, एक कॉइल लिया, कॉइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा। गैल्वेनोमीटर से इसलिए जोड़ा क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक ना, वो छोटे से छोटे करंट को भी सेंस, मतलब वो सेंस करके बता सकती है कि हाँ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक ना, अब चलो अब हम आ जाते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट पे। अब उसने क्या करा, एक कॉइल बनाया, उसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ा। गैल्वेनोमीटर से जोड़ने के बाद मैग्नेट लेके उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमाता रहता था, कभी अंदर से बाहर, इधर उधर उधर, मतलब कभी इससे पार कराता, इस एंड से दूसरे एंड में निकालता, मतलब इसमें पार करा देता। तो पार वार करा के इसके आस पास वो घुमाता रहता था। और घुमाते घुमाते मतलब वो तांत्रिक क्रियाएं जो होती थी ना वैसे करता रहता था, घुमा घुमा के ओम भट स्वाहा, और करंट बनाने की कोशिश किया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत लंबा टाइम हो गया था इसे ये तांत्रिक क्रिया करती करते करते, तो अचानक से एक दिन फ्रस्टी आ गया। फ्रस्टी आने के बाद लूप को मारा जमीन पे। उसके बाद मैग्नेट उठाया, मैग्नेट को भी उठा के गुस्से से लूप पे मारा। और लूप पे मारते ही एकदम से करंट दिखी, अचानक से गैल्वेनोमीटर को एकदम से डिफ्लेक्शन आया। इसने कहा अरे करंट बनी, दोबारा मैग्नेट उठाया फिर मारा। मैंने कहा अच्छा करंट तो बनी, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो लॉजिक के लिए वो कहां गया, लैब में। अब लैब में जाकर उसने क्या करा देखो, मान के चले मैग्नेटिक फील्ड ले लेते, क्रॉस 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 और क्रॉस 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 क्रॉस। लैब में गए, ठीक ना, और लैब में जाकर मैग्नेटिक फील्ड में जाकर लूप को रखा। और लूप को रखने के बाद मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मान के चलो ये सब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना वो सोलेनॉइड के अंदर होती है। आप जानते हो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक ना, वो करंट पे वेरी करती है, करंट बढ़ाओ तो बढ़ेगी, घटाओ तो घटेगी। ठीक ना, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा, जितनी कम उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम। तो हम इसे वोर्टेक्स फील्ड के अंदर हम रखे, हम ये सारी चीजें स्टडी कर सकते हैं। ठीक ना, इस फील्ड को हम वोर्टेक्स फील्ड कहते हैं सोलेनोइड के अंदर। अब देखो इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और मैग्नेटिक फील्ड में रख के हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने जैसे ही चेंज किया तो हमने क्या देखा कि इसमें करंट फ्लो हुई। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब करंट है। ठीक ना, तो करंट फ्लो हुई। इसने कहा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने चेंज करा तो भी करंट बनी, तो चलो एक और काम करते हैं। नेक्स्ट टाइम में हो गया और अचानक से मतलब एरिया को चेंज करके देखा, तो ये देखो इसमें मान के चलो एक लूप ऐसे रख दी टेढ़ी मेढ़ी करके ऐसे, ठीक ना, और अचानक से इसे गोल बना दिया। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो। ठीक है ना, कैसे भी करके एरिया जैसे भी चेंज किया हो, लेकिन जब उसने एरिया चेंज किया, एरिया को चेंज किया, तो भी लूप के अंदर करंट फ्लो हुई। ठीक ना, अच्छा एरिया चेंज करने पे भी मैग्नेटिक फील्ड मतलब सॉरी करंट इंड्यूस हो रही है, कुछ नहीं। अब क्या करा, इस लूप को लिया और लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इसे डायमेट्रिकली ऐसे घुमाया। ठीक ना, इसे ऐसे डायमेट्रिकली घुमाया, तो इसने देखा वापस से करंट इंड्यूस्ड हुई। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे थीटा चेंज हो रही है। ठीक ना, यहां पे थीटा चेंजेस। थीटा कैसे चेंज हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना,
और ये हो गई हमारी एरिया वेक्टर। जैसे मान के चलो दूसरा हाथ ये राइट हैंड मेरा एरिया वेक्टर हो गया, तो जैसे लूप घूमेगी तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही रहेगी, तो ये एरिया वेक्टर ऐसे करके घूमेगी, ठीक ना। तो मतलब थीटा चेंज हो रही है, तो थीटा चेंज होने की वजह से भी हमें करंट दिखी। अब अगर मान के चलो कि अगर मैं इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रख के ये क्रश 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 और इसमें रख के अगर मैं लूप को ऐसे घुमा दूं ओमेगा से, ऐसे इस तरह से, तो हमने देखा इसमें करंट इंड्यूस्ड नहीं हुई, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चेंज ही नहीं हो रहा ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना एरिया ना ही थीटा, क्योंकि थीटा तो साथ में ही है ना मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, और कितना भी घूमे कितना भी मैं घूमू तो ये थोड़ा ही ना बदल रहा है, हाथ तो ऐसे ही है ना, ठीक ना। तो थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे तीनों चीजें कांस्टेंट है, बी भी ए भी और थीटा भी, तो इस वजह से यहाँ पे करंट नहीं बन रही है, ठीक ना। अब देखो हमने क्या देखा कि करंट कब कब हमें दिखाई दी, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो भी करंट आई, एरिया चेंज तो भी करंट आई, और थीटा चेंज तो भी करंट आई। मतलब बेसिकली तीनों के चेंज होने का मतलब क्या है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स का यही तो पढ़ा था। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। तो मतलब इन तीनों का चेंज होना, इन तीनों का चेंज होना, किसका चेंज होना है, फ्लक्स का चेंज होना है ना, इन तीनों का चेंज होना मतलब फ्लक्स का चेंज होना है। तो इसने क्या अपना मतलब इसने स्टेटमेंट क्या दी कि जब भी किसी लूप से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगी, कि जब भी किसी क्लोज्ड लूप से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगी तो उसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक ना। whenever the change in magnetic field whenever the change in magnetic field sorry magnetic flux through a closed loop then there is a current in the loop, क्लियर। ये स्टेटमेंट थी इसकी कि जब भी किसी क्लोज लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगी तो करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी, क्या क्लियर, ठीक। अब देखो इसके करंट मिल जाने के बाद भी ना हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन थे, ठीक ना, क्या हमारे दिमाग में, क्या कहो तो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में, क्योंकि कीड़ा तो उनके दिमाग में काटता रहता है ना। तो देखो तो दो क्वेश्चन थे दिमाग में, सबसे पहला कि इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक, या ऐसा कह लो कि करंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, पहला कि मैग्नीट्यूड क्या होगी, और दूसरी बात की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक ना, पहला दूसरा कुछ भी जो माने मान लो, ठीक ना। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी और दूसरी मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड क्या होगी, क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन दिमाग में थे, तो सबसे पहले डायरेक्शन को सॉल्व किया किसने, लेंज ने, ठीक ना। और डायरेक्शन के बाद जैसे ही लेंज ने डायरेक्शन दिया वैसे ही अचानक से उछलता हुआ आया कौन, फैराडे, और फैराडे ने आगे मैग्नीट्यूड दे दिया करंट का, ठीक ना, क्योंकि डायरेक्शन मिलते ही उसने मैग्नीट्यूड के बारे में सोच लिया, और उसने ऐसे नहीं लॉजिकली बात कही थी, तब जाके उसने अपना स्टेटमेंट दिया था ईएमएफ इंड्यूस्ड कितनी होती है और करंट कैसे बनेगी, इन सब चीजों के बारे में। तो वो हमें आगे पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि है लेंज लॉ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंज लॉ से ना बोर्ड में 1 नंबर का तो क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताने के लिए। और इस बार तो वैसे भी एमसीक्यू टाइप भी आने हैं, मतलब 20 होंगे ना 1 मार्किंग, तो उसमें तो आ भी सकता है और आएगा ही जहां तक है, ठीक ना। तो चलो इस रायता को पहले समेटा जाए और फिर आगे क्या शुरू करना है, लेंज लॉ। चलो लेंज लॉ की स्टार्टिंग करते हैं कि लेंज ने क्या देखा डायरेक्शन को लेके, ठीक ना, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में पढ़ना हमें। अब देखो क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक। अब इसने क्या करा कि मैग्नेटिक फील्ड में ना एक लूप को रखा, ठीक, लूप को रखा और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया, ठीक ना, क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप को रखा
और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के बाद हमने क्या देखा, इसमें जो करंट की डायरेक्शन आई वो कुछ इस तरह आई। अब हमने इसके बाद क्या देखा, अब हमने क्या सोचा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया किधर, अंदर की तरफ। अब अगर मैं लूप के मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो लूप की मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, बाहर। मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया किधर था, अंदर। लूप की मैग्नेटिक फील्ड बाहर। मैंने कहा यार ये क्या लोचा है मतलब। फिर हमने फिर एक और केस लिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल के ऐसा मान के चलो। मतलब देखो एकदम से ऐसे लॉ नहीं आ जाता, 4-5 एक्सपेरिमेंट तो करके देखना पड़ता है ना, ऑब्जर्वेशन वगैरह। ठीक ना, ऐसे थोड़ा ये कि पहला आया उसी को जाके लपेट देंगे, नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, कैसी है मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड। ठीक है ना, बाहर की तरफ आउटवर्ड, सॉरी, कॉपी के अंदर अपवर्ड होती है ना। अब हमने इसमें एक लूप को रखा, लूप को रख के, ये लूप है हमारी। ये तो फिर कहो कि सर इतने सारे गोले पता नहीं लूप कहाँ गई, ये हमारी लूप है। और लूप को अंदर रख के हमने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद हमने जो करंट देखा इसमें वो थी क्लॉकवाइज। ठीक ना, करंट कैसी थी, क्लॉकवाइज। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया किधर, बाहर। ठीक ना, और लूप की मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। तो दोनों ही केस में अगर मैं बात करूं तो पहली वाली में जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया अंदर, लूप ने मैग्नेटिक फील्ड लगाया बाहर। ठीक ना, और यहां पे जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया बाहर तो लूप ने मैग्नेटिक फील्ड लगाया अपना अंदर। मतलब दोनों ही केस में जो लूप की मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल वाले मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर रही है। ठीक ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना चाह रही है और वो क्या करना चाह रही है, उसकी टांग खींच रही है, घटाना चाह रही है। ठीक ना, तो इसमें लेंज ने क्या बताया कि करंट की डायरेक्शन लूप में हमेशा इस तरह होती है कि वो उस कॉज का अपोज करती है जिसने उसे प्रोड्यूस किया है। ठीक ना, लेंज ने क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in a closed loop in such a way that it oppose the cause which प्रोड्यूस इट। अगर आप लोग सुन लेते हो ना तो उसे सीधा मतलब थोड़ा आगे ही बढ़ा लेना, 10 सेकंड तो बढ़ा ही लेते हैं। ठीक ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ क्लोज्ड लूप इन सच अ वे दैट इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। मतलब करंट की डायरेक्शन हमेशा कुछ इस तरह होगी कि वो उस कॉज का अपोज करेगी जिसने उसे प्रोड्यूस किया है। ठीक ना, अब जैसे मान के चलो क्रॉस क्रॉस वाला ये क्वेश्चन ले लेते हैं, घटाने वाला भी करके देख लेते हैं। तो घटाने वाले में क्या होगा, क्रॉस 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 क्रॉस। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉरी गोला क्यों लग गया, गोला छोड़ो। और इसमें हमने लूप को रखा और मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ हमने घटाया, मैग्नेटिक फील्ड को हमने घटाया। तो घटाने के बाद जो करंट की डायरेक्शन आई वो कुछ इस तरह आई, कैसे, क्लॉकवाइज। ठीक ना, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसे थी, एंटी क्लॉकवाइज, ACW, अमूल कंफी इनर वियर, सुना है ना। और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक ना, तो इसमें करंट की डायरेक्शन, तो यहां पे हमने क्या करा था, मैग्नेटिक फील्ड को घटा रहे थे, तो लूप की मैग्नेटिक फील्ड किधर, इनवर्ड। अब यहां पे ना बच्चे कहते हैं कि सपोर्ट करा, सपोर्ट कैसे कर देगा, वो तो अपोज कर रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहती है, मैग्नेटिक फील्ड चाहती है घटना, और लूप क्या कर रही है, उसे धकेल रही है कि तू बढ़, कैसे नहीं बढ़ेगी। ठीक ना, तो यहां भी अपोज ही है मैग्नेटिक फील्ड का, सपोर्ट थोड़ा ही ना है। ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड के नेचर का तो अपोज कर रही है ना, वो चाह रही है कि मैं घटूं, और लूप चाहती है तू बढ़। तो यहां पे भी क्या है, अपोज ही हो रही है। ठीक ना, बच्चे ऐसा कहते हैं कि सपोर्ट कर रही है। तो
तो सपोर्ट नहीं कर रही है, अपोज कर रही है, ठीक ना। कैसे अपोज कर रही है? क्योंकि ये क्या चाहती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहती है कि मैं घटूं, लेकिन लूप कहती है कि तू बढ़, ठीक ना। अब चलो, अरे ये मत सोच ले, मतलब ये मत कहने लग जाना कि बार बार बात रिपीट ही करे जा रहे हो, बोलना जरूरी है यार, थोड़ा हमारी भी सुन लिया करो। अब देखो, डॉट डॉट डॉट, ये मत कहने लग जाना हम आपकी क्यों सुने, आप हमारे भरोसे, आप हमारे भरोसे हो। और वो सही बात है, तुम लोग देखोगे जब ही तो चैनल आगे बढ़ेगा, ठीक ना। तुम्हारे सपोर्ट से ही तो होना है सब कुछ। चलो अब आ जाते हैं इसमें, डॉट 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 डॉट। कुछ बच्चों के मन में तो डॉट को देख के तो कुछ और ही ख्याल आ रहा होगा कि मास्टर साहब क्या बता रहे हैं। अब देखो, इसमें एक लूप रखा और वापस से मैग्नेटिक फील्ड को घटाया, मैग्नेटिक फील्ड को घटाया। तो घटाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड घटाया किधर, आउटवर्ड। तो लूप ने भी अपना आउटवर्ड लगाया और करंट की डायरेक्शन दे दी, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। ये क्लियर, लूप ने करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रखी, मतलब लूप की भी मैग्नेटिक फील्ड किधर, आउटवर्ड, ठीक ना। तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड घटना चाह रही है, तो लूप को तो उसका घटना ही पसंद नहीं है ना, लूप कहती है कि तो बढ़, ठीक ना, तो अपोज करेगी। तो इसमें आपने एक बात ध्यान रखना, एक छोटा सा लॉजिकली बात है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही हो, ठीक ना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही हो, तो लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लूप, तो लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो, लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसका अपोज करेगी, ठीक ना, मतलब इसके ऑपोजिट होगी, ठीक ना। मतलब अगर वो बाहर की तरफ बढ़ रही है, अगर वो बाहर की तरफ बढ़ रही है, तो लूप अपनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर कर देगी, और अंदर की तरफ बढ़ रही है तो बाहर, ठीक ना। तो इंक्रीजिंग में हमेशा अपोजिट लगाना है लूप का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और डिक्रीजिंग में सेम लगा देना है। तो जिस टाइम मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग होगी, तो उस समय जो लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेम डायरेक्शन में लगानी है, ठीक ना। अगर अंदर घट रही है तो अंदर ही लूप की भी लगा दो, बाहर की तरफ अगर घट रही है तो बाहर ही लगा दो लूप की भी, ठीक ना। तो घटने में सेम डायरेक्शन में रखना है हमें थंब को, और बढ़ने में अपोजिट कर देना है, कि अंदर बढ़ रही है तो बाहर, बाहर बढ़ रही है तो अंदर, ठीक ना। ये ध्यान रखना, ये छोटा सा फॉर्मूला बहुत काम आ जाता है कभी कभी, ठीक। अब चलो इस पे और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो जैसे मान के चलो, छोटे छोटे दो चार क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हो गई करंट इसमें इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे एक लूप रखी हुई है, हमसे पूछा गया बताओ इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो, लूप रखी हुई है, ठीक ना। हम क्या जानते हैं, स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है कि म्यू नॉट 2 पाई और आर ये सब तो कांस्टेंट है, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसका मतलब करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और करंट घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, क्लियर ना। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो एक मिनट, वीडियो चालू तो कर दिया था ना, हाँ चालू है। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक। तो अब देखो, इस वायर की, ये जो लूप जो है वो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड में है, और इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे ही करते हैं ना, पुट द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड स्ट्रेच द फिंगर्स वेयर वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन ऑफ पाम, डायरेक्शन ऑफ पाम गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई आउटवर्ड, ठीक। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इंक्रीजिंग, क्योंकि करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग किधर, आउटवर्ड। तो लूप किधर लगाएगी, इनवर्ड, इंक्रीजिंग में अपोजिट ना, तो इनवर्ड, लूप के अंदर, मतलब करंट की डायरेक्शन क्लॉक, क्लॉक ना,
तो करंट की डायरेक्शन कैसी आ गई, क्लॉकवाइज। क्लियर। अब देखो अब देखो अब देखो, अब एक और नया क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। करंट यहाँ पे इंक्रीजिंग है। एक मिनट, डायरेक्शन बदल लेते हैं यार, बार बार एक ही डायरेक्शन में करके थोड़ा बोर भी हो जाएंगे। तो करंट इधर कर देते हैं। करंट कैसी है, इंक्रीजिंग है, और एक लूप इधर है, मान के चलो ये लूप 1 है। चलो बार बार लिखने से टाइम वेस्ट होगा। इन दोनों लूप में करंट की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है ना। अपनी तरफ से नाम लिख लेना, लूप 1 लूप 2, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना आपने को, 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। अब देखो यहाँ पे करंट इंक्रीजिंग है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड मार्क करो, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इनवर्ट, ठीक है ना। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आउटवर्ड, ठीक है ना। और एक शॉर्टकट, अगर ऊपर वाले में जो डायरेक्शन आपने निकाला है ऊपर वाली लूप में, ठीक ना, उसका अपोजिट होगा इसमें। अब कुछ बच्चे लोग ना इसमें भी, मतलब अगर मैं लूप ऊपर की जगह ना नीचे ही एक सिंगल लूप रख देता, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो सीधा मतलब यही अप्लाई कर देते हैं कि इनवर्ट ही होगा इसमें। नहीं, आपको उंगलियों को भी उधर ले जाना है, ठीक ना। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है और उंगलियां उधर ही होनी चाहिए जिधर लूप है। अगर लूप ऊपर है तो उंगलियां चारों उधर होनी चाहिए, और लेकिन करंट की डायरेक्शन में थंब होनी चाहिए। और नीचे है तो नीचे होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। जिधर लूप उधर ही चारों उंगलियां, और थंब किधर, करंट की डायरेक्शन में। ये क्लियर। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो अब देखो अब देखो, अब इसके अंदर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीजिंग होगी, करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीजिंग होगी। तो इंक्रीजिंग किधर है, इनवर्ड, तो लूप की मैग्नेटिक फील्ड किधर, आउटवर्ड। तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ACW, अमूल कंफी इनरवियर, है ना। अरे एडवर्टाइजमेंट मत समझ लेना, ठीक। अब देखो इसी में करंट की डायरेक्शन किधर होगी, क्लॉकवाइज, है ना, इनवर्ड ना। स्टार्टिंग कर रहा हूं, कहीं कहोगे पता नहीं सर सस्ते जोक्स मार रहे हैं, थोड़े महंगे भी हो जाएंगे, थोड़ी आदत तो लग जाए, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे करंट हो गई, अरे यार इंक्रीजिंग बहुत ले लिया, अब डिक्रीजिंग लो। करंट है डिक्रीजिंग, ठीक ना। एक लूप रख दिया हमने यहाँ, और एक लूप रख दिया यहाँ। हमसे पूछा गया इन दोनों लूप में करंट की डायरेक्शन बताओ। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड मार्क करो, अपना तो काम यही है ना। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड मार्क करो, तो उधर मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। पहले मैंने बताया कि उल्टा ले लो, डायरेक्ट ही, कोई दिक्कत नहीं। अगर उधर इनवर्ट है तो इधर आउटवर्ड ही होगी, उधर अगर आउटवर्ड है तो इधर इनवर्ड ही होगी, ऐसा ही है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे करंट डिक्रीजिंग है, करंट अगर डिक्रीजिंग है तो सेम ही डायरेक्शन रहेगी, तो ये लो इनवर्ड ही। कैसी, क्लॉकवाइज, कैसी, क्लॉकवाइज। और अगर यहां की बात की जाए तो आउटवर्ड ही रहेगी, तो एंटी क्लॉकवाइज, ACW, है ना। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं यार, बोर कर दूंगा बना बना के, जितना कहोगे उतना बना दूंगा। ये मत कहने लग जा रहा सब, अब तो घमंड में आके कर रही। क्वेश्चन बनाने में क्या है यार, जितने चाहो उतने बनते जाएंगे। क्या करना, लाइन वाइन खींच के करंट वरेंट बढ़ाना घटाना, यही तो करना है। कभी करंट नीचे मान लो, कभी उधर मान लो, कभी ऐसे मान लो, कभी वैसे मान लो, वो चलता रहेगा। अब जैसे मान के चलो इधर मान लिया मैंने, ये करंट आई, ऐसे मैंने ले लिया डिक्रीजिंग। अब मेरे दिमाग में आया एक लूप यहाँ मान लो, एक लूप यहाँ मान लो, ठीक ना। लूप 1 और लूप 2, करंट की डायरेक्शन बताओ इसमें। तो करंट क्या है, डिक्रीजिंग। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मार्क करेंगे, पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और चारों उंगलियां उधर, मतलब डाउनवर्ड आ गई है, तो इसमें अपवर्ड ही आएगी। देखो इसमें क्या आ गई, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डिक्रीजिंग, मतलब सेम लूप की सेम ना। अरे इसकी इनवर्ड तो इनवर्ड ही, मतलब क्लॉकवाइज। हमें आंसर इसी में देना होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस पे ना 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में, ठीक ना। और इसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्लॉक तो इसमें एंटी क्लॉक ही होगी,
ठीक ना, ACW। तो सब करंट वरेंट का ही खेल है इसमें, ठीक ना। अब चाहोगे तो और बोर करना तो और बोर कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो इसे पॉज करो, अपना रायता समेटो, फिर इसके आगे बताता हूँ, ठीक ना। इसमें बहुत कुछ है डायरेक्शन के अंदर, ठीक ना। चलो अभी 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद लेंज लॉ, मतलब बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे है वो हमें बताना है, ठीक ना। हमें वो प्रूव करना है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, इसे सॉल्व करते हैं देन, क्योंकि पोलैरिटी वाले क्वेश्चन तभी हो सकते हैं जब मैं लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब तक नहीं समझा देता। तो अभी ये 4 करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब इस वाले इन दोनों क्वेश्चन में क्या है कि करंट कांस्टेंट है, ठीक ना, करंट कांस्टेंट है, और लूप जो है वायर के दूर या पास आ रही होगी, ठीक ना, वायर से दूर जा रही होगी या पास आ रही होगी, ठीक ना, या पैरेलल दौड़ रही होगी, ठीक। तो अगर मैं दूर और पास की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई 2 पाई ये सब कांस्टेंट है, तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक ना। तो इस केस में क्या होगा कि जब लूप मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएगी, सॉरी वायर से दूर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, और पास आ रही होगी तो बढ़ेगी, ठीक ना। बस हमें डायरेक्शन मार्क करना है, हमारा और ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं है, ठीक ना। अब देखो अब देखो अब देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ट, ठीक ना, इसमें भी क्या होगी, इनवर्ट, ठीक है ना। वायर की इधर इनवर्ट तो इधर आउटवर्ड होगी। अब इसमें क्या होगी, आउटवर्ड, ठीक है ना, करंट पलट दिया है तो वैसे भी आउटवर्ड ही आने दी, ठीक ना। अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, और लूप जा रही है दूर, तो मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, और घट रही है तो सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक ना, क्लॉकवाइज। और ये क्या हो रही है कि मैग्नेट मतलब ये वायर के पैरेलल दौड़ रही है, मतलब वायर के पैरेलल जा रही है, तो इससे ना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो करंट जीरो, क्योंकि करंट और फ्लक्स का जो रिलेशन है वो बसंती और धर्मेंद्र जो शोले में जो थे ना उसकी तरह है। फ्लक्स को मान लो बसंती और करंट धर्मेंद्र। कहता है ना गब्बर कि जब तक इसकी टांगे चलेगी तब तक उसकी सांसें चलेगी, तो सेम यहाँ पे है, जब तक फ्लक्स चेंज होगी तब तक ही करंट इंड्यूस्ड उसमें फ्लो करेगी। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं तो करंट भी नहीं, ठीक ना। तो पैरेलल दौड़ने में क्या है, वायर के पैरेलल जब वो लूप दौड़ेगी तो उसका फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड या बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड नहीं होगी, और वायर के दूर या पास जाने पे ही होगी, ठीक ना। तो ऐसे इस वाले केस में तो सीधा इसमें तो सीधा डायरेक्ट ही बोल दोगे कि जीरो है, ठीक ना, इसमें डायरेक्ट ही बोलोगे जीरो है। तो इसमें क्या है कि लूप वायर के पास आ रही है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो लूप की मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मतलब वायर की मैग्नेटिक फील्ड बाहर और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, तो लूप अपनी अपोजिट लगाएगी, मतलब लूप अपनी अंदर लगा देगी, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक ना। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो इस वाले केस में क्या है कि लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है, लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है, ठीक ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के अगर लूप अंदर आएगी तो उस समय तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी ना, अंदर आते समय तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी, तो बढ़ किस डायरेक्शन में रही है, तो इनवर्ड। लूप क्या करेगी, अपनी मैग्नेटिक फील्ड कहां लगाएगी, अपोजिट आउटवर्ड। अरे बढ़ेगी ना, अंदर जैसी आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है मतलब, ठीक है ना। और किस डायरेक्शन में, तो इनवर्ड में, तो लूप अपनी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड लगाएगी, ठीक है ना। तो लूप की मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गई, आउटवर्ड, ठीक है ना, आउटवर्ड मतलब डायरेक्शन कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा ही ना, ACW।
तो अंदर घुसते समय ACW। जब ये लूप बीच मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचेगी तो फ्लक्स में चेंज कितना, 0, तो करंट ही नहीं बनेगी, ठीक ना। और जिस समय ये बाहर निकलने लगेगी तो बाहर निकलते समय क्या होगी, फ्लक्स घटेगी। तो फ्लक्स घटेगी तो लूप की मैग्नेटिक फील्ड सेम कैसी आ गई, क्लॉकवाइज, ठीक ना। तो अंदर घुसते ही जो करंट की डायरेक्शन होती है बाहर निकलते समय उसकी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी उल्टी हो जाएगी, क्लियर ना। अब देखो इसमें लूप रखी हुई थी टेढ़ी मेढ़ी करके, ठीक ना। अचानक से इसे हमने पकड़ के खींचा और खींच के इसे सर्कुलर बना दिया। तो सर्कुलर बनाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगी, ठीक ना। ओहो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, ऐसा फ्लक्स तो बढ़ेगी लेकिन हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो लूप क्या करेगी, अपनी आउटवर्ड लगाएगी, बाहर। बाहर लो डायरेक्शन कैसी, एंटी, ठीक ना। तो करंट की डायरेक्शन कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर ना। अब करता हूं लेंज लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे कैसे बेस्ड है इसको, ठीक ना। चलो लिख लो इसमें, लेंज लॉ, हाउ लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक ना। चलो अब इसे एक्सप्लेन करता हूं। देखो पहले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ पोल जो है वो लूप की तरफ आ रही है। तो ऐसे केस में क्या करती है, लूप जो है वो अपने अंदर एक इमेजिनरी मैग्नेट क्रिएट करती है जिसकी वो नॉर्थ पोल को इसके सामने कर देती है, ठीक ना। ये इमेजिनरी मैग्नेट किसने बनाया है, लूप ने। या कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा हुआ है कि लूप इज बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल, ठीक ना। कि जब नॉर्थ पोल इसकी तरफ आएगी तो लूप इज बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल। या मैं ऐसे भी कह देता हूं कि लूप जो है अपने एक इमेजिनरी मैग्नेट अंदर बनाती है जिसकी नॉर्थ उसकी तरफ होती है, ठीक ना। ये क्लियर। तो जिस समय मैग्नेट इसके पास आती है, लूप के पास आती है, तो लूप को मैग्नेट का पास आना पसंद नहीं है क्योंकि लूप हमेशा उस कॉज का अपोज करती है जो उसके अंदर करंट इंड्यूस कर रही हो, ठीक ना। तो मैग्नेट का पास आना क्या करेगी, उसके अंदर फ्लक्स बढ़ाएगी। तो लूप को थोड़ा ही पसंद है, लूप को तो हर उस कॉज का अपोज करना है जो उसके अंदर करंट बना रही है, ठीक ना। तो इसलिए उसने एक इमेजिनरी मैग्नेट क्रिएट करा और उसका नॉर्थ पोल उसी की तरफ कर दिया। जिससे क्या होगा, अब मैग्नेट को अगर पास लेके आना है हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लूप के फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट, लूप ने जो मैग्नेट बनाया है उसके फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क डन करके पास आना पड़ेगा, ठीक ना। क्योंकि ये लूप तो नहीं चाहती ना पास है, तो वो उसे रिपेल करना चाह रही है, तो रिपल्सन में हमें उसके अगेंस्ट वर्क डन करके हमें आना पड़ेगा। तो हम जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क क्या है, मैकेनिकल वर्क, ठीक ना। और वही मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। वही मैकेनिकल वर्क किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसीलिए लेंज लॉ किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक ना। क्योंकि यहां पे मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक ना। वैसे पता नहीं लग रहा था ना कि एनर्जी कैसे बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में किसी एनर्जी का किसी दूसरे में कन्वर्ट होना होता है, ठीक ना। और ऐसा नहीं कि वर्क डन मैग्नेट को पास लाना, दूर ले जाना, यही सब वर्क डन माना जाएगा, नहीं। उसके लिए किसी फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क डन दिखाना पड़ता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन तभी माना जाएगा जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करोगे। कोई सामान अगर छत पे से नीचे ले जाओगे तो उसका वर्क डन नहीं माना जाएगा नीचे से ऊपर लाने में, क्योंकि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कर रहे हो। ऊपर से नीचे क्या, छत पे से छोड़ दो नीचे चली जाएगी, ठीक ना। तो इसमें ये चीज देखा गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब किसी एक एनर्जी का तो कन्वर्जन हो रहा होगा ना इलेक्ट्रिकल में, या ऐसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, ठीक ना। ठीक है ना। अब देखो तो इसमें क्या हुआ, लूप ने अपना नॉर्थ पोल उसकी तरफ कर दिया, तो लूप के हिसाब से करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखो जैसे नॉर्थ पोल अगर हमारे सामने हो, हमारे सामने अगर नॉर्थ पोल होती है
तो कैसी डायरेक्शन आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। कैसी डायरेक्शन आ गई, ACW, क्लियर ना। तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी आई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब जब हम नॉर्थ पोल को मैग्नेट से दूर ले जा रहे हैं तो लूप कहती है कि तू दूर कहां जा रही है, ठीक ना। तो सर ये लूप चाहती क्या है, पास आ रही थी तो आने से रोक रही थी, और दूर जा रही है तो जाने से भी रोक रही है, ठीक ना। तो सीधी सी बात है, जब मैग्नेट अब पास आ चुकी है, जब वो दूर जाएगी तो फ्लक्स घटेगी, फिर लूप को पसंद नहीं आया, घटेगी तो करंट बनेगी, करंट बनेगी तो करंट को तो उसी का अपोज करना है ना जिसने करंट बनाया है। तो नॉर्थ पोल का दूर जाना इसमें करंट इंड्यूस्ड कर रही है, तो लूप क्या करेगी, उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। अब अगर आपको मैग्नेट को दूर लेके जाना है तो आपको इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगेन हमारा जो वर्क डन है वो एक फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, दूर ले जाने में भी हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है, और हमने जो वर्क डन करा है वो मैकेनिकल वर्क है, और वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल क्या बताते हैं, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक ना। चलो अब साउथ के लिए भी सेम पोलैरिटी जैसे ही पास आएगी तो फिर वैसे ही क्या करेगी, लूप क्या करेगी, एक मिनट, उसमें करंट तो बताया नहीं, डायरेक्शन की बात नहीं हुई अभी, ठीक ना। डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्थ अगर अपोजिट की तरफ हो, मतलब साउथ आपकी तरफ हो, इसका मतलब नॉर्थ पीछे, तो नॉर्थ की तरफ ही हमें थंब रखना होता है, ठीक ना, अंदर। कैसी आ रही डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, ठीक ना। इधर से देखूंगा, हम शॉर्टकट याद रखेंगे, अगर आपको सामने से देखने पे नॉर्थ दिख रहा है तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, जिधर आप खड़े हो। अगर आपको साउथ दिख रहा है, अगर मान के चलो, मैं पहले इधर का लिख लेता हूं, पहले इधर से मैंने देखा तो मुझे दिखा साउथ, साउथ दिखा तो मैं क्या क्या कहूंगा, करंट कैसी है, क्लॉकवाइज, ठीक ना। मुझे यहां से साउथ दिखा तो मैं क्या कहूंगा, करंट कैसी है, क्लॉकवाइज। अब यही ऑब्जर्वर अगर इधर से देखता तो उसे तो नॉर्थ दिखती ना, तो वो क्या कहता, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो करंट की डायरेक्शन ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करेगी, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो ये तो क्लियर ना। अब चलो अब उस वाली फिगर में आते हैं, उस वाली फिगर में क्या है, साउथ पोल लूप की तरफ आ रही है, और लूप को साउथ पोल का पास आना पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगी, उसको दूर फेंकना चाहेगी, और दूर फेंकने के लिए अपना सेम पोलैरिटी उसकी तरफ कर देगी, और सेम पोलैरिटी कर देगी तो हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, और हमारा जो वर्क डन है वो मैकेनिकल वर्क है, और मैकेनिकल वर्क है तो, और वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या ये बात क्लियर ना। अरे अब तो ये डायरेक्शन ऐसी रहेगी ना, अब नॉर्थ इधर आ गई, यही वाली है ना, एंटी एंटी क्लॉक क्लॉक, ठीक ना। तो इस दोनों ही केस में क्या है कि जब सेम पोलैरिटी, मतलब जब मैग्नेट लूप की तरफ आ रही हो तो वो लाइक पोल बना देती है, जिसकी वजह से हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। और जब मैग्नेट लूप से दूर जाती है तो लूप अपोजिट पोल क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, और हमारा वर्क डन क्या है, मैकेनिकल वर्क है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या ये बात क्लियर ना। अब बहुत पॉइंट, मतलब इसमें यही लिखते हैं दोनों पॉइंट लिखने के बाद कि ये दोनों पॉइंट शो कर रहे हैं कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब चलो, अब मैं पॉज करके इस रायता को समेटता हूं, और फिर इस पे नए क्वेश्चंस लेके आता हूं कि वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक ना। लेके नहीं आता यार, पॉज करके मुझे मिटा के नया बनाना भी है, ठीक ना, इससे थोड़ा टाइम बचेगा, क्लियर। चलो पहले इस स्क्रीन को पॉज करके ये सारे डायग्राम बना लो, ठीक, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। चलो आ जाओ। अब देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक सोलेनॉइड है जो लूप की तरफ आ रही है, हमें क्या करना है, इस सब में ना, इसमें जैसे जिसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं तो उस कैपेसिटर में प्लेट्स की पोलैरिटी बतानी है कि कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, ठीक ना। और इस लूप वगैरह में हमें करंट की डायरेक्शन बतानी है, ये अलग क्वेश्चन है 6 वाला, वो 5 के बारे में देखेंगे, ठीक ना। तो हमें इस लूप में ना करंट की डायरेक्शन बतानी है, क्लियर। तो चलो पहले क्वेश्चन में देखते हैं।
पहले क्वेश्चन में देखो सोलेनॉइड है, ठीक ना, और सोलेनॉइड किसकी तरफ आ रही है, सॉरी मैंने डायरेक्शन तो मार्क किया ही नहीं, ये आ रही है लूप की तरफ, ठीक। अब देखो इसमें करंट क्या ऊपर से नीचे ऐसे आ रही है, तो हाथ को ऐसे करो, थंब इधर आ रही है ना, थंब इधर आ रही है, मतलब ये वाली जो पोल है ये नॉर्थ होगी और ये साउथ, इसका मतलब नॉर्थ इसके पास आ रही है, तो ये लूप क्या करेगी, अपना भी नॉर्थ सामने कर देगी, और नॉर्थ सामने हो, इधर से अगर देखा जाए नॉर्थ सामने हो तो कैसी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ठीक। अब देखो इसमें नॉर्थ पोल पास जा रही है, नॉर्थ पोल पास जा रही है, तो लूप क्या करेगी, अपना भी नॉर्थ सामने कर देगी, ठीक ना, तो करंट कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्या ऐसे। अब देखो बैटरी में हम क्या जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जाती है और नेगेटिव के अंदर टर्मिनेट होती है ना, करंट ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव टर्मिनल, तो इसका मतलब जहां से करंट निकल रही है वो पॉजिटिव, जिस पे टर्मिनेट हो रही है वो नेगेटिव, ठीक। सेम टू सेम इधर, ठीक। अब देखो इसे बना लेते हैं, तो अभी अगर मैं इधर अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो उधर क्या नॉर्थ होगी और इधर साउथ, ठीक ना, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो अट्रैक्शन का केस आएगा, और यहाँ पे इधर नॉर्थ और इधर साउथ, तो करंट की डायरेक्शन इसमें अगर मैं यहीं से सब कुछ देखूंगा, तो यहाँ से देखता हूं तो साउथ इधर मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है ना, इधर से ही देखना जिधर मैं खड़ा हूँ ऐसे ही, तो जहां से करंट निकली तो यहाँ पे प्लेट भी पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो करंट कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर से इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो जहां से निकली वो पॉजिटिव और जिसपे टर्मिनेट हुई वो नेगेटिव, क्या ये बात क्लियर। अब देखो अब इसमें आते हैं, अब इसमें यहां से नॉर्थ दूर जा रही है, मतलब ये अपना साउथ उधर करेगी, नॉर्थ इधर करेगी, ठीक ना, अट्रैक्ट करना है, और इसमें ये वाली लूप क्या करेगी, साउथ इधर कर देगी और अपना नॉर्थ इधर करेगी। अब इन सब की ये सब जो भी कह रहे हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक ना, कि O1 ने क्या कहा और O2 ने क्या कहा और O3 ने क्या कहा, और अलग अलग लूप के लिए, ये है लूप हमारी 1 और ये लूप 2, ये ऐसे लिख लेते हैं ना, L1 L2, ठीक ना, तो L1 और L2। सबसे पहले ऑब्जर्वर 1 से पूछा गया तू बता करंट की डायरेक्शन क्या दिखी, तो ये इसमें देखेगा, कहेगा नॉर्थ मेरे सामने, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसको देखेगा तो इधर से इसे देखने में लगेगा कि साउथ मेरी तरफ है, तो क्लॉकवाइज, ठीक। अब देखो O2 से पूछा गया कि तू बता, ये इधर घूमेगा तो भी साउथ, उधर घूमेगा तो भी साउथ, साउथ अगर सामने हो तो क्लॉकवाइज, है ना, तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक। अब इससे पूछा गया O3 से, O3 से पूछा गया तो इसने कहा कि इसमें तो मुझे इसकी बात करें तो साउथ दिखी, साउथ दिखी मतलब क्लॉकवाइज, और इसमें नॉर्थ दिखी, ठीक ना, अपनी तरफ से नॉर्थ ही तो दिख रही है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। एक बात और ध्यान रखना कि O1 ने जो आंसर दिया है O3 ने उसका जस्ट अपोजिट दिया है ना, उसका उल्टा दिया है, तो ऑब्जर्वर अगर बदलेगा तो करंट की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसमें ऑब्जर्वर कहाँ है उसे ध्यान देना है। कभी कभी वो विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट कह देता है, करंट की डायरेक्शन बताओ विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट, तो ऑब्जर्वर को मैग्नेट पे खड़ा करना है, ठीक ना। अगर ऐसा कुछ नहीं बताता है तो आप वही लिखोगे जो O1 को दिख रहा है, ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जर्वर ना दे तो O1 के रिस्पेक्ट में लिखोगे, अगर ऑब्जर्वर दे दे तो फिर आपको ऑब्जर्वर के बारे में सोचना है, ठीक। अब यहाँ आ जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो साउथ उसकी तरफ जा रही है, तो ये क्या करेगी, एक इमेजिनरी मैग्नेट बनाएगी जिसकी साउथ इधर नॉर्थ इधर, ऐसा ना, तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ना, और इसमें नॉर्थ दूर जा रही है तो साउथ इधर और नॉर्थ इधर, तो नॉर्थ इधर इधर से ही तो देखना है, तो क्या दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब 6 वाले क्वेश्चन में इसमें क्या है कि एक लूप है, ये लूप है, लूप के ऊपर से हमने मैग्नेट को छोड़ा और उसके नीचे से भी हमने मैग्नेट को रिलीज करा। अब हमसे ये पूछा गया
कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, वो जी से ज्यादा होगी, कम होगी या इक्वल होगी। तो हमारा आंसर क्या है कि जैसे ही मान के चलो हमने इसे रिलीज करा, रिलीज करते ही रिलीज करते ही रिलीज करते ही लूप एक इमेजिनरी मैग्नेट बनाएगी जिसकी नॉर्थ ऊपर होगी और साउथ नीचे, और हम यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, रिपल्सन लगेगा तो रिपल्सन की वजह से एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, तो लेस देन जी, ठीक ना, लेस देन जी। तो यहाँ भी तो सेम ही केस आएगा ना, साउथ नीचे जा रही है ना, ये नीचे की तरफ गिरेगी और नीचे गिरेगी तो ये नॉर्थ इधर कर लेगी और इधर साउथ, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, ठीक ना। तो दोनों ही केस में एक्सेलरेशन कम होगी, ठीक ना। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। और एक और क्वेश्चन बताता हूँ थियोरेटिकली कैसा आता है। वो क्या कहेगा, एक मेटल की बॉल ले लो, ठीक ना, या कॉपर बॉल ले लो, कॉपर बॉल, ठीक ना, कॉपर बॉल ले लिया, और एक वो कहेगा ग्लास बॉल ले लो, और इसे सेम मास की ले लो, और इसे किसी टावर पे चढ़ जाओ, वहां से छोड़ दो एक साथ। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इन दोनों में कौन सबसे पहले ग्राउंड पे गिरेगी। तो बच्चा उछल के आंसर लिखता है कि कॉपर वाली, क्योंकि ये मेटल है, भारी होगी, तुरंत गिरेगी, सेम साइज की है, सॉरी मास मैंने बोला हो कहीं, अगर मैंने बोला हो, दोनों सेम साइज की है, दोनों को छोड़ा गया, ठीक ना। तो बच्चा तुरंत क्या कहता है, कॉपर बॉल गिरेगी, क्यों, क्योंकि ये थोड़ी भारी होगी। तो सीधी सी बात है, काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि नीचे गिरना मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक ना। तो सर दोनों साथ साथ गिरेंगे, ऐसा भी नहीं है। अब इसमें जो कंडक्टिंग बॉल है, कॉपर की बॉल, कंडक्टिंग बॉल में क्या होगा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक ना। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी तो है ना, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी कि वो उस कॉज का अपोज करेगी जिसने इसे प्रोड्यूस किया है, ठीक ना। उस कॉज का अपोज करेगी तो उसमें गिरने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, तो उसे गिरने से रोकेगी, तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से थोड़ी सी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। तो पहले वो टपक जाएगी, बाद में कॉपर बॉल, ठीक ना। तो पहले ग्लास बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, कॉपर बॉल इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इसमें जैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी तो ये नीचे गिरने का अपोज करेगी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही अपोज होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन इज लेस देन जी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होना है अभी, अभी अभी इसके आगे ही बढ़ना है, ठीक ना। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही लेंज ने डायरेक्शन बताया, फैराडे ही तो आया था उछलता हुआ कि मैग्नीट्यूड मैं दूंगा, मैं दूंगा, ठीक ना, डायरेक्शन तो दे दिया तूने, चल कोई बात नहीं, माफ किया तुझे, क्योंकि ये सब कुछ दिया हुआ तो उसी का था ना, फैराडे का। अगर वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता तो ये कहां से करता,